आज इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट 3 के बीएसटी के फर्स्ट पेपर ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अंकेक्षण की मर्यादाएं, इसके अलावा अंकेक्षण सिद्धांत, प्रक्रिया एवं प्रविधि के बारे में जानेंगे। तो पहले लेते हैं अंकेक्षण की मर्यादाएं। लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। लिमिटेशन से मतलब यहाँ पे कमियों से है, क्योंकि अंकेक्षण में जब हम जांच करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि सारी चीजें पूरी तरह से ही सही प्रमाणित हो जाए। हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रह जाएं, तो उन्हीं को हम अंकेक्षण की मर्यादाएं या लिमिटेशंस कहते हैं। पहली मर्यादा है अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। कुछ कंपनियां लार्ज स्केल पे होती हैं, तो उनमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी लाखों में होते हैं। ऐसे में अंकेक्षक के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वो प्रत्येक व्यवहार की पूर्ण शुद्धता की जांच करे, यानी कि वो प्रत्येक व्यवहार के संबंध में विस्तृत एवं गहरी जांच करे। ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो वो बहुत सा कार्य अपना केवल परीक्षण जांच या टेस्ट चेकिंग के आधार पर करता है। तो ऐसी दिशा में हो सकता है कि कुछ अशुद्धियां छिपी रह जाए। दूसरी लिमिटेशन है अंकेक्षण द्वारा सब गबन आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते। हालांकि अंकेक्षक अपना कार्य उचित सावधानी, चतुराई, ईमानदारी पूर्वक करता है और उसी के बाद प्रमाण पत्र देता है, राय देता है, अपनी रिपोर्ट देता है। लेकिन हो सकता है कि कंपनी के जो विश्वास पात्र कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा यदि योजनाबद्ध ढंग से कोई कपट या गबन किया गया होगा यदि, तो वो पकड़ में नहीं आए। तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि सभी गबन प्रकट हो जाए। तो ये एक लिमिट हो जाती है अंकेक्षण की। तीसरी लिमिटेशन है अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है। अंकेक्षक ये प्रमाणित नहीं करता कि कंपनी का लाभ हानि खाता चिट्ठा निश्चित तौर पर सही है। वो केवल अपनी राय प्रतिवेदन में प्रकट करता है। यद्यपि ये राय उसकी पुस्तकों की जांच के पश्चात ही निर्धारित होती है, लेकिन फिर भी ये संभव है कि उसमें कोई कमी रह जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो केवल अपनी राय प्रकट करता है, किसी तरह की कोई निश्चित तौर से वो प्रमाणित नहीं करता है किसी चीज को, तो ये भी एक लिमिटेशन रह जाती है अंकेक्षण की। इसके पश्चात है अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। कई बड़ी संस्थाओं में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली अपनाई जाती है। यदि वो प्रणाली पर्याप्त है, संतोषप्रद है, तो अंकेक्षक अपना कार्य जो है परीक्षण जांच करके ही चलाता है। तो ऐसी स्थिति में जहां आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पर्याप्त भी है, संतोषप्रद भी है, अच्छे ढंग से लागू की गई है, लेकिन उसमें भी यदि कुछ कर्मचारी आपस में मिल जाते हैं और मिल करके गड़बड़ी करते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आती है। तो इसलिए अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट आता है व्यवहारों के औचित्य को प्रमाणित नहीं करता। अब यहाँ पे व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य से क्या मतलब है कि अंकेक्षक इस चीज की जांच करता है कि पुस्तकों में लिखे गए व्यवहार एक्चुअल में हुए हैं, बिजनेस से ही संबंधित हैं, पूरी तरह से अधिकृत हैं, उनका लेखा भी सही किया गया है। लेकिन वो इस चीज की जांच नहीं करता है कि जो व्यवहार है वो व्यापारिक दृष्टि से उचित है अथवा अनुचित है। तो इस तरह से व्यवहारों की केवल वैधानिकता की जांच करता है, उनके व्यापारिक औचित्य की नहीं करता है। तो ये भी एक कमी उसमें अंकेक्षण में रह जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेशन, अंकेक्षक तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता। तो अंकेक्षक अपनी जांच के समय छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता है और कर्मचारियों के काम के प्रति भी वह अधिक ध्यान नहीं देता। तो ये हो सकता है कि जो निम्न स्तर पर कुछ कमियां या अनियमितताएं रह जाएं,
अंकेक्षक केवल उन अनियमितताओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देता है जो कि लाभ हानि खाते और चिट्ठे के संबंध में उसकी राय को प्रभावित कर सकती हैं। तो में वो छोटी चीजों को कई बार इग्नोर कर देता है, हालांकि वो छोटी हैं और बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, लेकिन वो कमियां तो है ही निश्चित रूप से। तो कई बार ये तुच्छ चीजों पर ध्यान नहीं देने से वो कमियां भी रह सकती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है अंकेक्षक की व्यवहारिक स्वतंत्रता की कमी। एक्चुअल में अंकेक्षक जो है पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति होता है और बाहरी व्यक्ति होता है जो कि खातों की जांच करता है। कंपनी विधान के अंतर्गत भी अंकेक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक निष्कासन आदि के संबंध में जो भी अधिकार हैं वो विधान द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार कंपनी के अंकेक्षकों को कंपनी प्रशासन के प्रभाव से स्वतंत्र रहने की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है कंपनी विधान में। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि अंकेक्षक कंपनी प्रशासन के ही आदमी होते हैं या कंपनी प्रशासन के पूर्ण प्रभाव में होते हैं और कंपनी प्रशासन को वो नाराज नहीं करते और अपना नाराज करके उनको अपना काम नहीं करते। तो इस तरह से कहने को तो वो स्वतंत्र कार्य करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर में व्यवहार में वे पूर्ण निष्पक्ष जांच नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये अंकेक्षण की कुछ मर्यादाएं या कमियां हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंकेक्षण सिद्धांत, प्रक्रिया एवं प्रविधि। तो अंकेक्षक के सिद्धांत क्या है, अंकेक्षण की प्रक्रिया क्या है और प्रविधि क्या है, इन तीनों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले हम लेते हैं अंकेक्षण के सिद्धांत। सिद्धांत का मीनिंग होता है एक सारभूत सत्य या एक आधारभूत नियम या किसी क्रिया के संबंध में निर्धारित नियम। तो अंकेक्षण के सिद्धांतों को हम ऐसे आधारभूत सत्य कह सकते हैं जो कि अंकेक्षण के उद्देश्यों का बोध कराते हैं तथा उस तरीके का ज्ञान कराते हैं जिनके द्वारा इन निर्देशों की पूर्ति की जाती है। अंकेक्षण के सिद्धांत अभी इतने विकसित नहीं हो पाए हैं जितने कि लेखाक्रम के सिद्धांत हैं। समय और व्यवहार में चेंज के साथ साथ इन सिद्धांतों का भी विकास जो है चलता रहता है, होता रहता है। नेक्स्ट है अंकेक्षण प्रक्रिया। प्रक्रिया से क्या आशय है, प्रक्रिया में वो सारे कार्य आते हैं जो कि इस जांच के दौरान संपन्न किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण प्रक्रिया में वे समस्त कार्य सम्मिलित होते हैं जो कि अंकेक्षण सिद्धांत की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अंकेक्षण के मानदंडों में भी अंकेक्षण क्रियाएं निश्चित की जाती हैं। कुछ विद्वान जो है वो अंकेक्षण सिद्धांतों तथा मानदंडों में कोई अंतर नहीं करते, लेकिन कुछ भी हो हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण प्रक्रियाओं के अंतर्गत वे सारे काम आते हैं, वे सारे क्रियाएं आती हैं जो अंकेक्षण सिद्धांतों या स्तरों के अंतर्गत किसी जांच के संबंध में अपनाई जाती है। तो ये अंकेक्षण प्रक्रिया कहलाती है। अंकेक्षण प्रक्रिया के बाद में नेक्स्ट आता है अंकेक्षण प्रविधि। अंकेक्षण प्रविधि में हम उन उपायों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें अंकेक्षक लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक गवाही यानी कि सबूत, एविडेंस को इकट्ठा करने में अपनाता है। तो इस तरह से अंकेक्षण प्रविधि स्वयं कोई व्यापारिक लेन देन के संबंध में गवाही नहीं होती, इसके द्वारा तो गवाही प्राप्त की जाती है। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अंकेक्षण प्रविधि के अंतर्गत वो सारे कार्य आते हैं जिन्हें अंकेक्षक गवाही और प्रमाणकों की सहायता से यानी एविडेंस, सबूत और वाउचर्स, इनकी सहायता से लेखा पुस्तकों में लिखे गए व्यवहारों की शुद्धता की जांच करने के लिए अपनाता है। तो वो अंकेक्षण प्रविधि कहलाती है। अंकेक्षण प्रविधि कई तरह की अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान यूज करता है। इनको हम ऑडिट टेक्निक्स भी कह सकते हैं। तो कौन कौन सी अंकेक्षण प्रविधियां या ऑडिट टेक्निक्स हैं जिनको अंकेक्षक
अंकेक्षण के दौरान यूज करता है। इसमें से कुछ को हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे पहली है भौतिक परीक्षण। तो अंकेक्षक जो है मूर्त संपत्तियों की भौतिक परीक्षा के द्वारा भी जांच कर सकता है, यानी फिजिकली वेरिफिकेशन उसका कर सकता है। इसके लिए वो संपत्ति की पहचान है, उसकी गणना है, गुणवत्ता की जांच है, ये सारी चीज वो उसमें करता है, जिसको हम भौतिक परीक्षण कहते हैं। दूसरी टेक्निक पुष्टिकरण कंफर्मेशन की है, जो अंकेक्षक यूज करता है। यहाँ पे पुष्टिकरण या कंफर्मेशन से ये मतलब है कि कुछ व्यवहारों के संबंध में अंकेक्षक संबद्ध प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। जैसे कि किसी लेनदारों से उसके बैलेंस की पुष्टि करने के लिए प्रमाण पत्र लेना, या बैंक से प्रमाण पत्र लेना कि बैंक में एक निश्चित तिथि को कितना बैलेंस है, इसको ही हम पुष्टिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पुनर्गणना। कई बार गणितीय शुद्धता की जांच के लिए अंकेक्षक को कई गणनाएं दोबारा करनी पड़ती हैं ताकि कैलकुलेशंस की चेकिंग की जा सके, तो इसको पुनर्गणना प्रविधि कहते हैं। नेक्स्ट टेक्निक वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण है। तो एक अंकेक्षक जो है लेखों की सत्यता को परखने के लिए, जांचने के लिए वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों का प्रयोग भी कर सकता है, जैसे कि रेशियो एनालिसिस में विभिन्न आंकड़ों का पारस्परिक संबंध विभिन्न वर्गों में एक जैसा है या नहीं, इस चीज की जांच की जाती है। नेक्स्ट है प्रवाह चार्ट का उपयोग। किसी प्रणाली की प्रभावशीलता का उपयोग करने के लिए एक अंकेक्षक फ्लो चार्ट, प्रवाह चार्ट का यूज कर सकता है। नेक्स्ट है मूल प्रपत्रों की जांच तथा रिकॉर्ड से मिलान। जनरली जो है व्यापारिक व्यवहारों का आधार प्रमाणक होते हैं, वाउचर्स होते हैं। तो अंकेक्षक इन वाउचर्स के आधार पर लेखों की सत्यता की जांच करता है, तो ये रिकॉर्ड से मिलान करना कहलाता है। नेक्स्ट है बही खाते में प्रक्रिया को दोहराना। बही खातों में हम पहले प्रारंभ ट्रांजैक्शन होने के पश्चात सबसे पहले प्रारंभ लेखे की पुस्तकों में एंट्री करते हैं, उसके बाद में खाता बही में खतौनी करते हैं, बैलेंस निकालते हैं और फिर तलपट में ट्रांसफर करते हैं। तो अंकेक्षक को भी जांच करने के लिए इसी प्रक्रिया को रिवाइज करना होता है, दोहराना होता है। तो ये प्रक्रिया भी बही खातों में प्रक्रिया को दोहराने की टेक्निक कही जाती है। नेक्स्ट आता है क्रमानुसार जांच करना, यानी कि जिस स्टेप बाय स्टेप जांच करना, पॉइंट बाय पॉइंट जांच करना, यानी एक क्रम के आगे अगले क्रम की, फिर उससे अगले क्रम की, इस तरह से जांच करना क्रमानुसार जांच करना कहलाता है। तो इसके लिए किसी खाते की जांच करने के लिए या किसी मूल प्रविष्टि की पुस्तक की जांच करने के लिए अंकेक्षक इस विधि को अपनाता है। नेक्स्ट इसमें आता है पूछताछ करना। तो कई बार अंकेक्षक जो है सूचना या स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रश्न पूछ सकता है, पूछताछ कर सकता है। कई बार इस कार्य के लिए अंकेक्षक प्रश्नावली भी तैयार करता है, जैसे कि आंतरिक नियंत्रण की जांच करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक आती है सहायक रिकॉर्ड की जांच करना। कुछ व्यवहारों की जांच के लिए अंकेक्षक को सहायक लेखों की भी जांच करनी पड़ती है, जैसे निर्मित माल खाता बही की जांच करना। एंड लास्ट इसका एग्जांपल है टेक्निक का संबंधित सूचना से किसी मद का सह संबंध बिठाना। अकाउंटिंग में हम दोहरे लेखे सिद्धांत के आधार पर ट्रांजैक्शंस को एंट्री करते हैं। तो दोहरे लेखे सिद्धांत में दो मदों में सहसंबंध होता है, सहसंबंध की प्रवृत्ति उसमें होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ऋण की रकमों में वृद्धि हो रही है, तो ब्याज के खाते में भी नेचुरली वृद्धि होगी। तो इन दोनों मदों का सह संबंध बिठाकर अंकेक्षक जांच कर सकता है कि यदि ऋणों की रकम में वृद्धि है तो क्या ब्याज की रकम में भी वृद्धि हुई है, और यदि ऋण की रकम में वृद्धि नहीं है
या कमी हुई है, तो क्या ब्याज के खर्चों में भी कमी हुई है, तो इनका वो कोरिलेशन बिठा करके जांच कर सकता है। तो इस तरह से ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अंकेक्षक अंकेक्षण प्रविधियों के आधार पर काम में लेता है।